आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो कि आपको रुकने ना दे, जो कि आपको निरंतर आगे लेता जाए, आगे लेता जाए। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ अपने आप के लिए पढ़ रहे हो। फॉर द सेक ऑफ योर एग्जिस्टेंस आपको खुद को प्रूव करना है, खुद के एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को साबित करना है। इसीलिए आप पढ़ रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। यही वास्तव में एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट एस्पिरेंट है जो एकदम लाइफ में चॉइस आते हैं, या फिर मैं शॉर्ट देखूं या पढ़ाई करूं, क्रिकेट देखूं या पढ़ाई करूं, बीएफ या जीएफ से बात करूं या पढ़ाई करूं। आपके पास हरदम चॉइसेस रहता है। व्हाट यू चूज दैट यू बिकम। जो आप चूज करोगे वैसा बन जाओगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद का क्रिएटर हो। तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते बाद में कि मैंने ऐसा पढ़ा था, एसएसबी ने ऐसा कर लिया, डीएचई ने ऐसा कर लिया, क्वेश्चन ऐसा था वैसा था। अरे आपने पढ़ा हुआ होता तो कोई भी क्वेश्चन आता आप आंसर कर पाते। इसीलिए विदाउट पेन एंड सफरिंग वन कैन नॉट टेस्ट हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं आएगा, जब तक आपको कष्ट नहीं आएगा, जब तक आप 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, पेन को कंज्यूम नहीं करोगे, आपका एसएसबी जब हो जाएगा, जो प्रेस्टीज आपको मिलेगा, वो प्रेस्टीज के आगे ये पेन कुछ भी नहीं है। अगर आपको पेन हुआ होगा तभी आप उस टेस्ट को और बेटर से एंजॉय कर पाओगे। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना ही होगा। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कह रहे हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहे हैं अगर आपको पेन, आपको सफरिंग अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप खुशी पा ही नहीं सकते। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, और ये ऐसा एक फिलॉसफी है जो ना केवल एसएसबी का डिग्री लेवल लेक्चरर में है, उसके साथ साथ एसएसबी का पीजीटी हो गया, ओपीएससी का पीजीटी हो गया, या फिर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओईएस में भी ये चैप्टर है। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जितने भी आप देखोगे जो भी मॉडर्न पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहते हैं। इसीलिए ये वेराइटी ऑफ इंटरव्यू जो आप दे रहे हो वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह दे रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले एक बहुत ही फेमस जीन पॉल सार्त्रे की कोट से, जो कि है इफ गॉड एग्जिस्ट मैन इज नथिंग। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहे हैं? जीन पॉल सार्त्रे बोल रहे हैं इफ गॉड एग्जिस्ट मैन इज नथिंग। इनका एक बुक है बीइंग एंड नथिंगनेस, वहां पर ये वर्ड यूज कर रहे हैं इफ गॉड एग्जिस्ट मैन इज नथिंग। नो गॉड बट ओनली मैन एग्जिस्ट। मैन इज द सुप्रीम एंड सोवरेन रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये क्या कह रहे हैं? अगर भगवान है तो मैन नहीं है, यानी कि मैन की कोई भी पावर नहीं है। मैन एक दास जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमने जो भक्ति मार्ग में आइडियलिज्म में जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, गॉड सागर है तो मनुष्य क्या है? पानी का एक बूंद है। अगर भगवान हिमालय जितना पहाड़ है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक रेत का कण है। इतना छोटा, इतना नेग्लिजिबल हमने बना दिया है मनुष्य को एज कंपेयर टू गॉड। गॉड को हमने सुप्रीम बना दिया है, सुप्रीम रियलिटी बना दिया है, और मनुष्य को उसका एक कठपुतली बना दिया। ऐसे ऐसे कहानियां हमने गढ़ी है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि हम सब उसके कठपुतली है। और जो कॉन्सेप्ट हिगेल देते हैं, हिगेल का कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। उड़िया लैंग्वेज में भी एक पोएम है जो कि बताता है इसी कॉन्सेप्ट को, जो है करी कराउथाए मुही मोबिनु अन्य गति नहीं। करी कराउथाए मुही मोबिनु अन्य गति नहीं, यानी कि मैं ही वो सुप्रीम रियलिटी हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुड़ाने वाला मैं ही हूँ, तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही सुप्रीम बीइंग हूँ, मैं ही सब कुछ कराने वाला हूँ। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई गति है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त और कोई तुम्हें मुक्ति दे ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गॉड को ही हमने सुप्रीम रियलिटी माना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विचारक हम आइडियलिज्म में देखेंगे। तो ऐसे बहुत ज्यादा विचारक हो गए, थियोलॉजिस्ट हो गए, जैसे कि शंकराचार्य ये कॉन्सेप्ट देते हैं सुप्रीम रियलिटी गॉड ही है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलेगा नहीं। यानी
यानी कि वो सुप्रीम रियलिटी है, ये कहना है आइडियलिज्म का। लेकिन जीन पॉल सार्त्रे क्या कहना चाहते हैं, जितने भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट है वो एक चीजों को ओपोज करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, गॉड अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो मैन क्या हो रहा है, मैन बहुत ही नेग्लिजिबल यानी कि बहुत ही छोटा हो रहा है, या फिर मैन का कोई फ्रीडम नहीं है, मैन कुछ चूज नहीं कर पा रहा है, मैन कुछ खुद के लिए कर ही नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो कोरोना पीरियड हुआ है वहां पर कहाँ गया था वो भगवान, जहां पर कोरोना के चलते लाखों लोग मर रहे थे भाई, लाखों लोग करोड़ों लोग मर रहे थे। वहां पर सारे के सारे जो धार्मिक स्थल है सारे के सारे स्थलों को बंद कर दिया गया। जो लोग दुखी थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग वो सर्वोच्च रियलिटी के पास जाके उनका दुखड़ा सुनाना चाहते थे, उनके पेन को वो क्या करना चाहते थे, पेन को वो दूर करना चाहते थे, लेकिन जहां पर उनको सबसे ज्यादा जरूरत था उस सुप्रीम रियलिटी का, उस सुप्रीम फोर्स का, वहां पर सभी के सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। इवन ऐसा भी समय आया कि गॉड को मार्क्स लगा के रखना पड़ा। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिस इंसिडेंट के बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे हाईएस्ट पॉपुलर हो गया, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ था जहां पर लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे। जिस साइंस को हम वरदान समझ रहे थे उस साइंस का एक विभत्स रूप हमको देखने को मिल रहा था। और वो कौन भूल सकता है जो 2 दिन था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का अगस्त 6 एंड अगस्त 9, जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बॉम्ब गिरे, एटॉम बॉम्ब गिरे और लाखों लोग सेकेंडों में मर गए। और ऐसा विभीषिका किसी ने भी नहीं देखा था। और इतना पेन, इतना सरो, इतना चारों तरफ चीखे ही चीखे था, इतना पेन, इतना कष्ट, इतना सरो था उस समय। बहुत ही भयंकर दृश्य जो था, वो दृश्य कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट किया, कहीं ना कहीं लोगों को चिंतन करने में विवश कर दिया कि जो सुप्रीम रियलिटी है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही है। यानी कि करने वाला वो नहीं है, करने वाला कौन है, इंसान है। इंसान ही चूज कर सकता है क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, ध्वंस करना है, संगठित करना है, क्या करना है। मैन हैज दैट टेंडेंसी। और उसी पेन से, उसी सोरो से निकला और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मॉडर्न फिलॉसफी जो कि है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंस की ये बात करेगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करेगा। पहले ह्यूमन आया भाई, ह्यूमन के बाद ही बाकी सारे जितना जितना हमने कॉग्निटिव एवोल्यूशंस हमारे अंदर आया, जितना जितना ज्यादा हमारे अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होते गया, हम ज्यादा चिंतन करने लगे, उसके बाद ही हमने धर्म का, चाहे भगवान का, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने ही रचा है। तो पहले ह्यूमन ही है, ह्यूमन के बाद ही बाकी सारे भावनाएं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट है। अभी जो एक नया बुक भी आया है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस के ऊपर है, जो कि नोवाक हरारी का है, एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन है जिन्होंने एक बुक लिखा है सेपियन, जो कि पूरे मानव जाति का एक इतिहास है, एक पूरे मानव जाति का हिस्ट्री को वो दर्शाने की कोशिश किए हुए है। वहां पर भी वो क्या बताते हैं, हमारे अंदर में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ इसी के चलते ही हम एक बेटर प्राणी, बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए। जो एंशिएंट ह्यूमन थे, जैसे कि हम सभी को पता है, वो केप मैन थे, केप में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तभी उनको लगा कि बाहर में जो तूफानें आ रही है, जैसे कि बारिश हो गया या फिर सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, ये जो बाहर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, प्रकृति का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, कभी फ्लड आ गया, कभी और कुछ आ गया, इनको लग रहा था कि कोई तो सुप्रीम रियलिटी है। उनको पहले लगा कि नहीं, ये जल ही सबसे सुप्रीम है या फिर ये आपदा ही सबसे सुप्रीम है, क्योंकि ये हमको ओवर पावर कर रहा है, हमसे ज्यादा ताकत इसके पास है, ये सर्वोच्च सत्ता है। ऐसे करके पहले हमने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया और हमने सोचा कि हमसे जो बड़ा है, हमसे जो पावरफुल है वो सुप्रीम है। फिर आगे चल के हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आते गए, हमने धीरे धीरे देखा कि नहीं, हम तो उससे बच पा रहे हैं। इतना ज्यादा फ्लड हुआ लेकिन फ्लड से हम खुद को बचा पा रहे हैं, इतने गर्मी हो रही है, गर्मी से हम खुद को बचा पा रहे हैं। फिर लगा कि नहीं, इससे भी कोई बड़ा होना चाहिए। ऐसे करके हमने एक भगवान का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस है लेकिन गॉड
गॉड जो है उसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे करके गॉड का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने ही डेवलप किया ड्यू टू आवर कॉग्निटिव एबिलिटी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चलते ही ये सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। भगवान का कॉन्सेप्ट, चाहे रिलीजन का कॉन्सेप्ट, ये सारे स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस का ही देन है। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस हमारे में ही आया है, तो हम पहले आए हैं। इसीलिए ये क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस की बात करेंगे। वो ये सारे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जीन पॉल सार्त्रे कह रहे हैं, अगर गॉड जैसे आप सुप्रीम रियलिटी को रख दोगे जैसे हीगेल रखते थे, तो आपके कुछ भी पावर नहीं रहेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहोगे कि वो कर रहा है, वो करा रहा है, उसकी मर्जी है, उसका ये है, मेरे भाग्य में जो होगा वो होगा। ऐसे करके आप क्या हो जाओगे, आप भाग्यवादी बन जाओगे और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए वो बता रहे हैं कि नो गॉड एग्जिस्ट। फिर हम पढ़ेंगे फेड्रिस निश्चय जब आएंगे, वो तो ऐसे कह देंगे गॉड इज डेड, गॉड इज डेड, मैन इज फ्री नाउ, ऐसे कह देंगे वो। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हीगेल का जो कॉन्सेप्ट था, हीगेल का कॉन्सेप्ट इतना डीपर लेवल में चला गया था कि लोग वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भाग रहे थे, ऐसा एक सिनारियो आ गया था। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये जो एक्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी है, इसको इसीलिए कहते हैं रोमांटिक रिएक्शनिज्म टुवर्ड्स हीगेलियन फिलोसॉफी, ऐसे भी इसको कहा जाता है। तो जीन पॉल सार्त्रे कह रहे हैं ओनली मैन एग्जिस्ट, मैन ही है भाई, बाकी कोई सुप्रीम रियलिटी नहीं है, मैन ही सबसे सुप्रीम है, क्योंकि मैन से ही सब कुछ निकल रहा है, मैन ही सभी का क्रिएटर है, सभी चीजें मैन के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप खुद भी इमेजिन करो, जो भी सारा फिलोसॉफी हमने पढ़ा, आइडियालिज्म में कहीं ना कहीं वो भगवान को ही सबसे ऊपर रखते हैं, आइडिया को सबसे ऊपर रखते हैं, और नेगलेक्ट किसको कर रहे हैं, जो ये आइडिया को रच रहा है, जो ये आइडिया का कॉन्सेप्ट देने वाला है, जो इस आइडिया के ऊपर चिंतन करने वाला, वो चिंतनशील प्राणी मनुष्य खुद है, लेकिन उस मनुष्य को ही नेगलेक्ट किया जा रहा है। फिर दूसरे जो हमने नेचुरलिज्म पढ़ा, नेचुरलिज्म में भी नेचर को वो सुप्रीम रियलिटी मान रहे हैं, नेचर का ही हम एक पार्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग नेगलेक्ट हो रहा है। और रियलिज्म में तो ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग नेगलेक्ट हो रहा है। प्रेगमाटिज्म में आप देखोगे, प्रेगमाटिज्म में भी एक्शंस की बात किया जाएगा, यूटिलिटी की बात किया जाएगा, एक्सपीरियंस की बात किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी नेगलेक्ट जो हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग हो रहा है। तो सारे फिलोसॉफी कहीं ना कहीं ह्यूमन को जो एसेंस है उसको ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन ही सभी का केंद्र है, क्योंकि ह्यूमन के इर्द गिर्द ही सारे कॉन्सेप्ट घूमेंगे। ह्यूमन होगा तो सारे आइडिया, सारे आइडियोलॉजी, सारे थॉट, सारे थिंकिंग को वो इजाद करेगा। इसीलिए ह्यूमन इज द सुप्रीम रियलिटी, ह्यूमन इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, ऐसा कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। और बहुत ही बड़े चिंतक है जीन पॉल सार्त्रे, उनको भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनका क्या चिंतन था, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, ये सारा कुछ भी हम देखेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म कैसा एक फिलोसॉफी है, जो कि ह्यूमन को ही आगे रखेगा, ह्यूमन को ही सबसे बड़ा रियलिटी मानेगा, ह्यूमन ही सबसे मूल है, ह्यूमन ही सबसे बुनियादी जीव है, ह्यूमन ही सभी का सेंटर है, ऐसा कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। तो ये क्या हो रहा है, सबसे इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसॉफी हो रहा है। ओके, तो आगे चल के ये सारा कुछ हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। इसका फादर कहे जाते हैं सोरेन कीगार्ड। तो सोरेन कीगार्ड वो पहले व्यक्ति है जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करने में सफल हुए थे। इनका जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ही सोक्रेटिक्स का जो प्रिंसिपल है, नो थाई सेल्फ, खुद को जानो का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेके ही इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को और बेटर वे से एक्सप्लेन किया है। फिर डेकार्ट का जो कोगिटो अर्गो सम है, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। कोगिटो अर्गो सम भी हमने पढ़ा है, जो कि कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं थिंक कर पाता हूँ इसीलिए मैं हूँ, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है डेकार्ट ने। ओके, डेकार्ट ने दिया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कोगिटो अर्गो सम का कॉन्सेप्ट, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है आइडियलिज्म में, लेकिन इसको भी रिजेक्ट करने वाले हैं कौन, सोरेन कीगार्ड। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं चिंतन कर पा रहा हूँ इसीलिए मैं हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है सोरेन कीगार्ड क्या कहते हैं, ये एक फेलोसी है। ये जो एसर्शंस दे रहे हैं डेकार्ट,
गॉड ये एक बहुत ही फेलोसियस एसर्शन है या फिर फेलोसियस टोटोलॉजी है, ऐसा कहना है सोरेन कीगार्ड का। क्योंकि देखो आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक होना चाहिए, मैं हूं इसीलिए मैं चिंतन कर पा रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये क्या बता रहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं चिंतन कर पाता हूं इसीलिए मैं हूं। मैं का वजूद है, क्यों है, क्योंकि मैं चिंतन कर पा रहा हूं। मैं खुद के ऊपर डाउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो डेकार्ड का कॉन्सेप्ट था ये डाउट मेथड था, वो सभी चीजों को डाउट करते हैं लेकिन एक चीज पर वो डाउट कर ही नहीं सकते, जो डाउटर है, जो डाउट कर रहा है उसके ऊपर डाउट कर ही नहीं पाओगे, वो ही तो एसेंस है, ऐसा कहना था डेकार्ड का। लेकिन सोरेन कीगार्ड इसको ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम एक फेलोसियस स्टेटमेंट है, क्योंकि आई पहले एग्जिस्ट करेगा, थिंकिंग बाद में एग्जिस्ट करेगा, थिंकिंग पहले नहीं आएगा, आई पहले आएगा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कॉन्सेप्ट आई से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आई पहले कोर में रहेगा, सेंटर में रहेगा, आई ही एसेंस है, ऐसा कहना है सोरेन कीगार्ड का। तो देखो सोरेन कीगार्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करने में पहले वो व्यक्ति बने जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर कहे जाते हैं। ओके, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड कैसे आया, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड का भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस इसमें आए हैं, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेड वर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म वो दिया है मिड 1940 में गिब्रायल मार्शल ने। ओके, गिब्रायल मार्शल ने, और ये दो वर्ड से बना हुआ है, जर्मन वर्ड जो कि है एक्स और सिस्टेंट। ओके, एक्स और सिस्टेंट इसका मतलब है स्टैंड आउट या फिर इमर्जेस। इमर्जेस क्योंकि यह फिलॉसफी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ से बाहर निकलने की विधि ढूंढता है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को फेस करने की बात करता है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ से इजाद पाने की कोशिश कराता है, इसीलिए ये फिलॉसफी को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो बात करेगा, दुखों से ऊपर उठने की जो बात करेगा, पेन एंड सफरिंग से जो ऊपर उठने की बात करेगा, वही एग्जिस्टेंशियलिज्म है। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पेन हमने देखा, जो सफरिंग हमने देखा, जो कष्ट हमने देखा, वहां पर हमको चिंतन हुआ, वहां पर हमने थॉट प्रोसेस किया, वहां पर हमको लगा कि रियलिटी कहीं ना कहीं और ही है, हमारे पास फ्री विल है कि हम चूज कर सकते हैं, साइंस को हम कंस्ट्रक्शंस में लगाएंगे या फिर डिस्ट्रक्शंस में लगाएंगे, हम मानव जाति को बचाएंगे या फिर उसको ध्वंस करेंगे, फ्री विल की बात करेगा, ह्यूमन को ही सेंटर में रखेगा। तो ऐसा एक फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, और ये सारे फिलॉसफी को रिजेक्ट करता है। क्यों इसको रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि सारे फिलॉसफी कहीं ना कहीं एक सुप्रीम रियलिटी की बात करते हैं। कोई कहेगा गॉड ही सुप्रीम है, कोई कहेगा नेचर है, कोई कहेगा एक्शन है। तो वहां पर सारे के सारे किसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन को नेग्लेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन कैपेसिटी को नेग्लेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन पोटेंशियलिटी को नेग्लेक्ट कर रहे थे, जो कि सभी का एसेंस है। जब ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी धर्म का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, कोई भी गॉड का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, कोई भी नेचर का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्शंस, कोई भी एक्सपीरियंस का कोई भी वैल्यू नहीं होगा इफ ह्यूमन नॉट एग्जिस्टेड। इसीलिए ह्यूमन ही सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन ही सभी का सेंटर है, इसीलिए सारे फिलॉसफी को ये रिजेक्ट करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, और ये सबसे इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। क्यों ये इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी है, क्योंकि ये खुद ह्यूमन के ऊपर ही आकर रुक रहा है, ह्यूमन की ही ये फ्री विल की बात कर रहा है, ह्यूमन की ही ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। आप अपने को निर्माण करने वाले हो, ये कॉन्सेप्ट में आके ये रुक रहा है, यानी कि इंडिविजुअलिटी में ही आकर ये रुक रहा है। तो आगे चल के भी इसको हम एक्सपांड करेंगे, व्हाट इज इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म कैसा एक फिलॉसफी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म समझ में नहीं आ रहा है, लग तो रहा है एक अच्छा फिलॉसफी है, ये है वो है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आई होप इसका इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक बहुत ही यूनिक फिलॉसफी है, जो कि सारे फिलॉसफी को रिजेक्ट करके आ रहा है, जो कि खुद ह्यूमन को ही बेस में रखेगा, ह्यूमन को ही सबसे ज्यादा सुप्रीम मानेगा। ओके, तो इसके प्रोपोनेंट हो गए सोरेन कीगार्ड हो गए, फ्रेडरिक नीत्शे हो गए, जेन पॉल सार्त्रे हो गए, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नेट में, तो इसको भी अच्छे से याद करना है। कार्ल
कार्ल जस्पर हो गए, गिब्रायल मार्शल हो गए, हाइडेगर हो गए। हाइडेगर भी बहुत ही बड़े दार्शनिक है, उनका भी थॉट पढ़ोगे तो वंडर खाओगे, इतना बड़ा दार्शनिक ये भी है हाइडेगर। इनके बारे में भी आगे चल के हम देखेंगे। फिर है फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म किसके बारे में बात करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है, ये सारा कुछ हम अभी देखेंगे। ओके, तो ये जो पहला फीचर्स है, नो परमानेंस ऑफ एसेंस। एसेंस का कोई भी परमानेंसी नहीं है, क्योंकि एसेंस के बारे में हम जो पहले जो फिलोसॉफी थे जैसे कि आइडियलिज्म हो गया, वहां पर एसेंस किसको बता रहे थे, एसेंस बता रहे थे आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, गॉड को, सोल को एसेंस बता रहे थे। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं कि इतना एसेंस होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर होने के बाद देखो इंसान का हालत क्या हो गया है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कोई एसेंस नहीं होता। सबसे बड़ा एसेंस कौन है, सबसे बड़ा एसेंस ह्यूमन ही है। ह्यूमन जब जन्म नहीं होता है तो उसका कोई एसेंस नहीं होता, डेथ के बाद उसका कोई एसेंस नहीं होता। मैन हैज नो एसेंस एट बर्थ, लेकिन जब वो पैदा होता है उसका एसेंस क्रिएट होता है, वो खुद अपना एसेंस बना सकता है। कोई भी प्री डेस्टिन्ड उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे हम आइडियलिज्म में कहते हैं कर्मा फिलोसॉफी है, ये इतना कर्म करके आया है, ऐसा भाग्य लेके आया है, इसीलिए ऐसा पैदा हुआ है, वैसा पैदा हुआ है। इसको सब कुछ रिजेक्ट करने वाले हैं कौन, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एसेंस को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, नो परमानेंस एसेंस। हम एसेंस का क्रिएटर है। सारे ह्यूमंस को आप देखो, आप अपनी ही एसेंस को क्रिएट कर सकते हो। आप जन्म से गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, आप गरीबी से ऊपर उठ सकते हो। आप कोई भी परिस्थिति से आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को आप ऊपर उठ सकते हो। सारे के सारे परिस्थितियों को आप क्या कर सकते हो, परिस्थितियों से ऊपर आ सकते हो। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी का एक बहुत ही कोर आइडियोलॉजी है। ओके, फिर जो सेकंड बात ये बता रहा है, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। ये आइडिया को रिजेक्ट कर रहे, आइडियालिज्म के जो आइडिया कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये आइडियालिज्म के बाकी सारे भी जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, गॉड हो गया, सोल हो गया, ये सारे के सारे को रिजेक्ट करते हैं। ये ऐसे आर्ग्यू करेंगे कि अगर गॉड होता, अगर सोल होता, अगर आइडिया होता तो वहां पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो लाखों करोड़ों लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग सफरर हुए, उसके जिम्मेदार कौन है। वहां गॉड का रोल क्या था या फिर सोल का रोल क्या था, वहां पर आइडिया का रोल क्या था, कुछ भी नहीं। अगर था तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये क्या करेंगे, इसीलिए ये कहेंगे कि ह्यूमन इज द एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये आइडियलिज्म का सारे के सारे एसेंस को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ओके, और ये कहते हैं मैन इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। मैन ही सेंटर है, मैन ही सेंटर है किसका, एग्जिस्टेंस का। आइडिया सेंटर नहीं है, मैन ही सेंटर है। अगर मैन होगा तो ही धर्म चलेंगे, अगर मैन है तो ही मस्जिद चल रहे, अगर मैन है तो ही मंदिर चल रहे, अगर मैन है तो ही चर्च चल रहे हैं। विदाउट मैन नो चर्च इज चर्च, नो मस्जिद इज मस्जिद, नो मॉस्क इज मॉस्क, नो टेम्पल इज टेम्पल। कोई भी धर्मानुष्ठान नहीं चलेगा विदाउट ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग ही सेंटर है। इसीलिए ये क्या कह रहे, ही इज द मेकर ऑफ द सोसाइटी। वही सोसाइटी का निर्माण करता है, वही एग्जिस्टेंस है। उसके एग्जिस्टेंस से सारा इधर उधर बाकी जो समाज घूम रहा है, बाकी जो जीव जंतु हो गए या फिर कुछ भी हो गया, इसके ही एग्जिस्टेंस के ऊपर टिका हुआ है। अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो बाकी जीव जंतु भी ऐसे भी खत्म हो जाएंगे, सारा समाज, सारा कुछ जो दुनिया में आप देख रहे हो सब नष्ट हो जाएंगे। ये मानना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। और ये क्या बताते हैं, और ये बताती है एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बस हम जी रहे हैं। एग्जिस्टेंस डजंट मीन मी और लिविंग, लेकिन ये क्या है, इट मीन्स कंप्लीट स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्सिबल लाइफ। हमारे पास चॉइस है, वी हैव चॉइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट चॉइसेस वी कैन चूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं, एक बेटर ह्यूमन बीइंग हम खुद को बना सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस है, या तो हम अच्छे बन सकते हैं या तो हम बुरे बन सकते हैं, हमारे पास वो सारी चॉइस रहता है। तो ये मानना है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बताता है, मियोर लिविंग इज नॉट एनफ, मियोर लिविंग इज नॉट एनफ, यू शुड हैव ए बेटर लाइफ, कंप्लीट लाइफ, स्ट्रॉन्ग लाइफ, सेल्फ कॉन्शियस लाइफ, रेस्पॉन्सिबल लाइफ। ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। अगर इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पिरेंट के लाइफ के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आ गया तभी हमको प्रिपेयर करना है,
है ये नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, मैंने फॉर्म भरा है तभी मुझे पढ़ना है ये नहीं। आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो कि आपको रुकने ना दे, जो कि आपको निरंतर आगे लेता जाए, आगे लेता जाए। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ अपने आप के लिए पढ़ रहे हो। फॉर द सेक ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आपको खुद को प्रूव करना है, खुद के एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को साबित करना है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। यही वास्तव में एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट एस्पिरेंट है, जो कि हमेशा जानने की उत्सुक रहेगा, जो कि पाने की उत्सुक रहेगा। वो अपने आप को एक बेटर एस्पिरेंट बनाएगा, एक बेटर स्टूडेंट बनाएगा, एक कंप्लीट स्टूडेंट बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनाएगा। अपनी क्या कमी है, क्या कमजोरी है, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को वो बेटर वे में जानेगा, अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, अपने को बेहतर करने की वो इच्छा रखेगा, अपने को बेहतर करने की वो कोशिश करेगा बाय एनी मीन, चाहे ऑनलाइन वे हो गया, चाहे रीडिंग हो गया, चाहे स्टडी हो गया, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारा कुछ वो बेटर वे में करेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म और क्या करता है, अपोज करता है साइंटिफिक फिलोसॉफी का और कल्चर का। साइंटिफिक फिलोसॉफी से क्या हो रही है, मनुष्य मशीन जैसा बन रहा है, इसका फ्रीडम नष्ट हो रहा है, इसका सब्जेक्टिविटी नष्ट हो रहा है, इसीलिए ये अपोज करेंगे साइंटिफिक फिलोसॉफी और कल्चर। और ये बताएंगे ओनली दिस वर्ल्ड इज रियल एंड ट्रू, कोई भी ट्रांसडेंटल वर्ल्ड नहीं है, कोई भी आइडिया का वर्ल्ड नहीं है, कोई भी प्लाटो का जो डाइकोटोमी था वो रिजेक्ट करेंगे ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ओके, ये कहेंगे मैन हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मैन का एग्जिस्टेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आइडियलिज्म कहेगा कि मैन का एग्जिस्टेंस भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आइडिया के ही ये इम्परफेक्ट कॉपीज है। मैन जो सारे हम है, हम वी आर ऑल द इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ दैट परफेक्ट मैन। ओके, परफेक्ट मैन कहीं ना कहीं आइडिया के वर्ल्ड पर है, ऐसे कहेंगे आइडियलिस्ट। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है मैन ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, जीन पॉल सात्रे जो है इनका एक बहुत ही बड़ा वाक्य है ये, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, हम है इसीलिए सब कुछ है, वी आर द एसेंस, वी आर द क्रिएटर ऑफ एसेंस, हम ही एसेंस को क्रिएट कर पाते हैं, वी आर द एसेंस। ओके, इसीलिए वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, आइडिया वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, सोल, गॉड, ये एसेंस नहीं है, ये होंगे ना होंगे ये अलग बात है, लेकिन ह्यूमन नहीं होगा तो बाकी सब कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टॉप मोस्ट पोजीशन में रखा जाएगा। ओके, इसीलिए जीन पॉल सात्रे क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, ये भी क्वेश्चंस आता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया द डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। तो मैन का जो डेवलपमेंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैन का डेवलपमेंट खुद मैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ, मैन खुद को क्रिएट कर सकता है, यानी कि खुद को बेटर कर सकता है, खुद को बेस्ट बना सकता है। आप अगर एसएसबी के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जॉब पाओगे या नहीं पाओगे एसएसबी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने मेहनत कर पा रहे हो, कितने घंटे आप अपने आप को दे पा रहे हो अपने कैरियर बनाने के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ, तो आपका क्रिएटर आप खुद हो, तो आप चूज कर लो तो कितना घंटा पढ़ने से मुझे एसएसबी जॉब मिलेगा। ये है भाई एग्जिस्टेंशियलिज्म, आप खुद के एग्जिस्टेंशियलिस्ट बनो, खुद का एग्जिस्टेंस के लिए आप लड़ो भाई, मेहनत करो। ओके, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिर क्या बता रहे हैं, देयर इज नो एब्सोल्यूट एम ऑफ लाइफ, लाइफ का कोई भी एब्सोल्यूट एम नहीं होता, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट एम की बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, हमारे फ्रीडम खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, इसीलिए कोई भी एब्सोल्यूट एम नहीं है। ओके, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बताते हैं, मैन इज फ्री टू सिलेक्ट, इसके पास चॉइसेस है, हमारे पास चॉइसेस है, हम चूज कर सकते हैं, हम ये करेंगे या वो करेंगे, हम इधर जाएंगे व इधर जाएंगे, हम कोई परिस्थिति आ रहा है तो उस परिस्थिति में बैठ के रोएंगे या फिर उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें। वी हैव चॉइसेस, जैसे कि फेडरिस नीचे आएंगे और कहेंगे कि गॉड इज डेड, वो कहेंगे कि आई एंड वी मेड द गॉड डेड, हमने सबने मिल के भगवान को मार डाला है, उस भगवान को मार डाला है जिस भगवान के ऊपर हम सब डिपेंडेंट थे, भगवान हमको क्रिएट करता था, भगवान हमको बनाता था, भगवान हमको एम देता था, अब वो मर गया है तो हमको एम देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हम खुद का एम खुद निर्माण करेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे, हम खुद अपनी चॉइसेस के आधार पर एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करेंगे, हम खुद को बेटर इंसान के रूप में डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए फेडरिस नीचे क्या कहते हैं, फेडरिस नीचे कहते हैं गॉड इज
इज डेड। इसीलिए यहाँ पर भी दिया गया है मैन इज फ्री टू सिलेक्ट, हमारे पास चॉइस है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम बेटर बन सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है नो प्लेस फॉर गॉड एंड रिलीजन। ओके, गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करते, जैसे कि फेड्रिस निश्चय हो गए। ओके, यहाँ पर भी और एक बड़ी बात है, मैन इज नॉट एलोन। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये जिस टाइम इस फिलोसॉफी निकल रहा था उस टाइम जस्ट पोस्ट वार था। पोस्ट वार का मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1945 के बाद खत्म हो गया, हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा, नागासाकी में बॉम्ब गिरा, लेकिन जो ह्यूमन सफरिंग लोगों ने देखा, ह्यूमन सफरिंग सबका दिल को दहला देने वाला था। ओके, तो इसीलिए वहां पर जो रिएक्शन फिलोसॉफी तैयार हुआ, कोई चर्च, कोई भगवान पीस नहीं दे पा रहा था लोगों के अंदर, वो जो भय लोगों के भीतर बस गया था, वो जो डर लोगों के अंदर बस गया था, उससे कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बताता है? नो गॉड, नो रिलीजन, कोई गॉड नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन कोई भी मनुष्य अकेला भी नहीं है। ही इज कनेक्टेड विथ अदर्स, वो सारे मनुष्यों के साथ कनेक्टेड है, हम उसके दुख को, दर्द को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात। ये हो गया साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिर हम देखेंगे इसका मेटाफिजिक्स क्या कहता है, इसका कोर आइडियोलॉजी क्या है। तो क्या है इसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, क्या है सोल का कॉन्सेप्ट, क्या है गॉड का कॉन्सेप्ट, या फिर क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, ये सारा कुछ हम मेटाफिजिक्स में देखेंगे। तो टोटल अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म के मेटाफिजिक्स को हम देखेंगे तो ये दो तरह के एग्जिस्टेंशियलिस्ट के आइडिया से लेके इसका मेटाफिजिक्स बनेगा। एक होंगे जो भगवान को मानेंगे, यानी कि थेस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो जाएंगे। एक होंगे जो टोटली गॉड को रिजेक्ट करेंगे, जो कि हो जाएंगे एथेस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट। थेस्टिक हो जाएंगे कार्ल जास्पर हो गए, सोरेन कीगार्ड हो गए, ये हो जाएंगे थेस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट। फेड्रिस निश्चे हो गए, हाइडेगर हो गए, जीन पॉल सात्रे हो गए, ये सारे हो जाएंगे एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट। थेस्टिक क्या है? थेस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट जैसे जास्पर कीगार्ड, इनका मानना यह है कि ये दुनिया जो बना है, दुनिया बनाने वाला कहीं ना कहीं गॉड ही है, लेकिन दुनिया बनाने के बाद वो खुद को विड्रॉ कर लेता है, सो दैट हम मनुष्य क्या कर पाए, हम मनुष्य अपने वजूद को ढूंढ पाए, अपने लाइफ का एक मीनिंग ढूंढ पाए, खुद का एक मीनिंगफुल लाइफ निर्माण कर पाए थ्रू बेटर चॉइसेस, थ्रू एक्टिव चॉइसेस। ओके, बाय मेकिंग एक्टिव चॉइसेस वी कैन क्रिएट अ बेटर वैल्यूएबल लाइफ, और उस चॉइसेस का अपने फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ये कहना है थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट का, जो कि जास्पर और कीगार्ड है। लेकिन निश्चय, हाइडेगर, सैत्रे जैसे व्यक्ति आएंगे, वो कहेंगे गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, गॉड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, रियलिटी में कोई गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये कहेंगे निश्चय, हाइडेगर और सात्रे जैसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो ये तीनों हो गए एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट और ये हो गए थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो जास्पर क्या कहेंगे? जास्पर कह रहे हैं रेनाउंस द वर्ल्ड एंड यू विल रिटर्न टू इट, रेनाउंस द वर्ल्ड। और कीगार्ड क्या कहेंगे? यू आर ए फ्री मैन इफ यू एक्सेप्ट गॉड, गॉड को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप ए फ्री हो जाओगे, क्योंकि जब तक आप गॉड को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप इस दुनिया के चक्कर में झूलते रहोगे, ये कहना है सोरेन कीगार्ड का। ओके, लेकिन फेड्रिस निश्चय क्या कहते हैं? फेड्रिस निश्चय कहते हैं गॉड इज डेड, गॉड डेड हो गया है। और गॉड को किसने मारा है? वी हैव किल्ड गॉड, यू एंड आई, आपने और मैंने, सब ने मिलके गॉड को मार डाला है। क्यों मारा है? क्योंकि गॉड मरेगा तो क्या होगा? गॉड अभी हमको एम दे रहा था, गॉड हमको डायरेक्शन दे रहा था, गॉड क्या करना है क्या नहीं करना है बता रहा था, लेकिन अब गॉड मर गया है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपके पास अभी चॉइसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बेटर बनना है, कैसे बेटर से भी बेटर बनना है, ये आपके हाथ में अभी है। जीवन को किस दिशा देना है, ये आपके हाथ में है। हाइडेगर क्या कहते हैं? हाइडेगर कहते हैं एनालाइज डेथ टू अंडरस्टैंड लाइफ। जब तक आप मृत्यु को एनालाइज नहीं करोगे, आप लाइफ को जान ही नहीं सकते। जब तक आप डेथ को करीब से ना जान पाओ, जब तक आप डेथ को पढ़ ही नहीं पाओ, आप लाइफ को जान नहीं सकते। क्योंकि जब डेथ को हम पढ़ते हैं, यानी कि डेथ को हम जानते हैं, अंतिम परिणाम क्या होगा जब आपको मालूम होता है, तब हम लाइफ को बेटर जी पाते हैं। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि आपके पास एक ही दिन है, आप क्या करोगे, तो क्या करोगे? सच में अगर आपके पास एक ही दिन होगा तो आप बेस्ट से बेस्ट काम करोगे, ऐसे काम करोगे जिस काम को करके आपको सबसे
ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे काम करोगे जिस काम को करने के बाद आपके लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा, ऐसे काम ही आप करेंगे। इसीलिए जब डेथ को हम एनालिसिस करते हैं, हम फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम व्यर्थ काम नहीं कर पाएंगे, हम ऑटोमेटिकली बेस्ट में ही जाएंगे, हम सही रास्ते पर ही जाएंगे। इसीलिए हाइडेगर कह रहे हैं एनालाइज डेथ टू अंडरस्टैंड लाइफ। ओके, तो जीन पॉल सार्त्रे क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। मैन क्या है? मैन जो खुद को बनाता है वो ही मैन है। आप कैसे आपको बना रहे हो? मेहनत के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, खुद को टॉयल करके। ओके, खुद को 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ाई में डुबा के आप खुद को बना रहे हो। यू आर द मेकर ऑफ योर सेल्फ। ये कहना किसका है? सार्त्रे का है। इसी स्टेटमेंट के द्वारा जीन पॉल सार्त्रे आइडियलिज्म को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आइडियलिज्म में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि भाग्य को इंडिकेट करते हैं, रीबर्थ को इंडिकेट करते हैं, प्रारब्ध को इंडिकेट करते हैं। यानी कि पिछले जन्म में कुछ आपने कुछ ऐसा किया था जिसका प्रारब्ध आप इसी जन्म में भोग रहे हो। यानी कि इस जन्म में आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आपके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, आपको बेटर मिल रहा है, क्योंकि आपने प्रीवियस बर्थ में कुछ ना कुछ अच्छा किया था, उसका प्रारब्ध आपने जमा किया था, तो इसी जन्म में आप उसको भोग रहे हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आइडियलिज्म से रिलेट करता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जीन पॉल सार्त्रे बता रहे, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन ही खुद को निर्माण करता है, कोई प्री डेस्टिन्स या फिर कोई डिवाइन वर्च्यू या फिर कोई भी प्रीवियस बर्थ का कोई भी आइडिया आपको नहीं बनाता। आप जो चॉइसेस ले रहे हो, आपके पास जो फ्री विल है जिसको आप बेटर यूटिलाइज कर रहे हो, उसी के आधार पे ही आप अपना जीवन का निर्माण कर रहे हो, आप खुद को निर्माण कर रहे हो, आप अपने आप को बेटर कर रहे हो। ये कहना है जीन पॉल सार्त्रे। फिर निश्चय का एक कॉन्सेप्ट है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन। ऑर्डिनरी मैन यही दुनिया में नहीं रहेंगे। जो खुद को इम्प्रूव कर रहा होगा, जो खुद को एक्सीलेंस की तरफ ले जा रहा होगा, जो खुद को बेस्ट बनाते बनाते आगे लेता जाएगा, वही सुपरमैन होंगे और ऐसे सुपरमैन ही दुनिया में रहेंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, फीड लोग जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो फीड नहीं होते वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो निश्चय क्या बता रहे हैं? सुपरमैन की कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये जो इस उड़ीसा एजुकेशन सर्विस हुआ था उसमें क्वेश्चंस आया था कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? निश्चय ने दिया है। इसको भी अच्छे से आप याद रख लो। तो मेटाफिजिक्स क्या कहता है? मेटाफिजिक्स सुपरमैन के बारे में बताता है, हम खुद के मेकर है ये भी बताता है, डेथ के बारे में बताता है, डेथ को अंडरस्टैंड करने से लाइफ का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, गॉड है या नहीं वो बताता है, और उसके साथ साथ हम गॉड को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी बताता है। ओके, तो एपिस्टोमोलॉजी क्या बताता है? एपिस्टोमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, यानी नॉलेज के बारे में क्या मानना है इनका। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म किसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है? फेनोमोलॉजिकल मेथड ऑफ नॉलेज के ऊपर ये ज्यादा विश्वास करती है। ये कहते हैं विल और एक्शन से ही हम नॉलेज की निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास चॉइसेस है, हम अपनी ज्ञान को निर्माण कर सकते हैं। हम हमारे एक्शन के द्वारा, हम अपनी कार्य के द्वारा ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या करते हैं? ये साइंस को रिजेक्ट करते हैं। ये साइंस बेस्ड जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसको ये रिजेक्ट करते हैं, इसको अटेंशन बहुत कम देते हैं, बहुत नेग्लिजिबल देते हैं। तो एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी मतलब मूल्य मीमांसा या फिर वैल्यू सिस्टम कौन सा होना चाहिए एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं मैन शुड फाइंड हिज ओन मोरल परफेक्शन। मैन को क्या करना है? खुद का मोरल परफेक्शन ढूंढना है, खुद का मोरल परफेक्शन डिटरमाइन करना है। ए मैन बिकम ए मैन व्हेन ही मेक्स चॉइसेस। मैन कब मैन होगा? जब वो बेटर चॉइसेस लेगा। हमारे पास हर वक्त चॉइस रहता है। आप खुद को भी देख लो, एज ए एसएसबी एस्पिरेंट या फिर नेट एस्पिरेंट या फिर कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो जाओ, जब आपको चॉइस लेने की बारी आती है, आप चॉइस करते, हरदम लाइफ में चॉइस आती है, या फिर मैं शॉर्ट देखूं या पढ़ाई करूं, क्रिकेट देखूं या पढ़ाई करूं, बीएफ या जीएफ से बात करूं या पढ़ाई करूं, आपके पास हरदम चॉइसेस रहता है। व्हाट यू चूज दैट यू बिकम। जो आप चूज करोगे वैसा बन जाओगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद का क्रिएटर हो। तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते बाद में कि मैंने ऐसा पढ़ा था, एसएसबी ने ऐसा कर लिया, डीएचई ने ऐसा कर लिया, क्वेश्चन ऐसा था वैसा था। अरे आपने पढ़ा हुआ होता तो कोई भी क्वेश्चन आता आप आंसर कर पाते। इसीलिए सभी एस्पिरेंट के हो जाओ कि मुझे बस ये 2 महीना बेटर पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना ही लाना
है, मेरे हाथ में ही मेरा भाग्य है, मैं आई एम द राइटर ऑफ माई डेस्टिनी। ओके, मैन हैज नो एसेंस एट बर्थ, ये भी एक बहुत बड़ा कोट है। मैन हैज नो एसेंस एट बर्थ, हम जब जन्म होते हैं तभी हमारा एसेंस स्टार्ट होता है, लेकिन जन्म से पहले हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई एसेंस नहीं है। अब जब हम जन्म हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, बेटर वर्क के द्वारा हम खुद का एसेंस निर्माण कर सकते हैं, खुद का एसेंस बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल एसेंस भी बना सकते हैं, जिसको हजार हजार साल तक याद किया जाएगा। ओके, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ मैन, ही कैन ओनली डिस्कवर हिमसेल्फ। मैन को कोई क्रिएट नहीं करता, मैन को कोई भी, ना भगवान ना कोई हायर अथॉरिटी जो क्रिएट करेगा, मैन को कोई क्रिएट नहीं करता, लेकिन मैन खुद को खुद डिस्कवर कर सकता है। जो हिडन पोटेंशियल है हमारे अंदर, वो हिडन पोटेंशियल को हम खुद सर्च करके निकाल सकते हैं। ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। क्या एम होना चाहिए एज पर एजुकेशन इज कंसर्न, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बता रहे हैं जो मैन आइसोलेशन में है, एनिनोमिटी में है, उसको क्या करना है, उस मैन को फ्री करना है। और फ्री कौन करेगा, एजुकेशन करेगा, उसको एक लिबरल माइंडसेट देगा, क्योंकि जब तक हमारे पास लिबरल माइंडसेट नहीं होगा, हम हमारे आइसोलेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। सोसाइटी के जो इम्पोर्ट थॉट्स है, उस थॉट से चिपके हुए रहेंगे, हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो बाहर आने का काम केवल और केवल एजुकेशन ही करेगा, ये सबसे बड़ा एम ऑफ एजुकेशन है। फिर ये कहते हैं टू एजुकेट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी टू डेवलप हिज इनसाइड एंड फीलिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज इनर सेल्फ। तो एजुकेशन के द्वारा हम उसका इनर सेल्फ को डेवलप करेंगे, सो दैट वो बेटर इनसाइड द्वारा वो क्या करेगा, सोसाइटी का डेवलप कर सकता है, एक बेटर सोसाइटी का डेवलप कर सकता है, बेटर इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी का निर्माण कर सकता है। ओके, टू एजुकेट द होल चाइल्ड कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से समझ लो। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, होल चाइल्ड कॉन्सेप्ट किसका फिलोसॉफी है, होल चाइल्ड कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को हम अवेयर करेंगे, एजुकेशन के द्वारा बच्चों को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग द फ्रीडम इन देयर लाइफ, देयर थिंकिंग पावर, उनके थॉट पैटर्न को हम बेटर डेवलप करेंगे, उनके लाइफ में फ्रीडम को बेटर फोस्टर करेंगे, सो दैट वो अवेयर हो पाए लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और हम कैसे उसको टैकल कर पाएंगे, उसको सामना कर पाएंगे, उसी के बारे में एजुकेशन होना चाहिए। ओके, टू डेवलप सच स्ट्रेंथ, ऐसे स्ट्रेंथ उनके भीतर डेवलप होना चाहिए जैसे कि वो क्या कर पाए, वो अपने सब्जेक्टिविटी को बरकरार रख पाए, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रख पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। ओके, फिर एजुकेशन का काम क्या हो गया, एजुकेशन का काम हो गया चाइल्ड को ट्रेन करना, सो दैट वो बेटर चॉइसेस ले सके लाइफ में। जो भी चॉइसेस आएंगे, चॉइसेस ही उसको निर्माण करेंगे, इसीलिए अगर उसका माइंड ब्रॉडर होगा, उसके पास बेटर नॉलेज होगा, बेटर आइडियाज़ होगा, तो वो बेटर चॉइस ले पाएगा। ये काम होगा एजुकेशन का। ओके, फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस इज ए डेंजरस डॉक्ट्रिन। अगर आप एजुकेशन को खुशी के लिए यूज कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बहुत ही गलत प्रथा है, क्योंकि विदाउट पेन एंड सफरिंग वन कैन नॉट टेस्ट हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं आएगा, जब तक आपको कष्ट नहीं आएगा, जब तक आप 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, पेन को कंज्यूम नहीं करोगे, आपका एसएसबी जब हो जाएगा, जो प्रेस्टीज आपको मिलेगा, एक लेक्चरर है ऐसे बोल के जो आपको प्रेस्टीज मिलेगा, वो प्रेस्टीज के आगे ये पेन कुछ भी नहीं है। अगर आपको पेन हुआ होगा तभी आप उस टेस्ट को और बेटर से एंजॉय कर पाओगे। ओके, इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना ही होगा। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहे हैं अगर आपको पेन, आपको सफरिंग अगर बर्दाश्त नहीं है तो आप खुशी पा ही नहीं सकते। अगर आप पेन और सफरिंग को टेस्ट करे हो तभी आप खुशी को भी टेस्ट कर पाओगे। ओके, तो कोरिकुलम क्या होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से, कोरिकुलम होगा चाइल्ड सेंटर कोरिकुलम होगा, चाइल्ड सेंटर में होगा, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द कोरिकुलम। एग्जिस्टेंशियलिज्म मेनली कौन से सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे, ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो समाधान हो सके ऐसे सब्जेक्ट को ये क्या करेंगे, ये हाईलाइट करेंगे। जैसे कि सोसाइटी का प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम हो गया, पॉलिटिकल साइंस का प्रॉब्लम हो गया, वहां पर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम को जो
विषय से इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके, ऐसे सब्जेक्ट को ये क्या करेंगे, ये करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। ये फिर क्या करेंगे, ह्यूमैनिस्टिक स्टडी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन साइंटिफिक वैल्यू को ये नेगलेक्ट करेंगे, ये कहना है छात्र का। ये फिर क्या करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को ये करिकुलम में इंक्लूड करेंगे जो कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करे, सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप करे, क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप नहीं होगा, आप समाज में एडजस्ट हो ही नहीं पाएंगे, आप पेन और सफरिंग को झेल ही नहीं पाओगे, और जब तक पेन और सफरिंग नहीं झेलोगे तब तक आप हैप्पीनेस की टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बताएंगे, एग्जिस्टेंस ही सभी का कोर होना चाहिए, हमारे सारे स्टडीज का कोर क्या होना चाहिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इज द कोर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ओके, तो फिर मेथड क्या होना चाहिए, मेथड भी थोड़ा देख लेते हैं, मेथड ऑफ स्टडीज। ओके, मेथड होगा, ये ज़्यादातर फोकस करेंगे इंडिविजुअलिटी पर, ज़्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए इनका मेथड होगा सेल्फ पे, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड मेथड होगा। तो ये कौन से मेथड में ज़्यादा फोकस करेंगे, सोक्रेटिक मेथड, यानी कि क्वेश्चंस आंसर मेथड, यानी कि डायलेक्टिकल मेथड। पूछते जाओ, जीवन के गहरे से भी गहरे क्वेश्चंस पूछते पूछते आप जीवन के जो मूल तत्व है उस मूल तत्व को समझ पाओगे। ओके, इसीलिए सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग को ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये रिजेक्ट करते हैं ग्रुप मेथड को, क्योंकि ग्रुप मेथड में क्या होगा, ग्रुप मेथड में आपका इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा, आपकी सब्जेक्टिविटी आपका खत्म हो जाएगा। ग्रुप मेथड को ये क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और ये क्वेश्चंस आया हुआ है 2021 में एक क्वेश्चंस था, 4 पॉइंट दे दिया गया था और पूछा गया था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, और ये भी पॉइंट था, ग्रुप का एक पॉइंट था। ओके, जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। ओके, तो टीचर के बारे में ये क्या कहते हैं, टीचर के बारे में कहते हैं कि टीचर एक हेल्पफुल नेचर वाला होना चाहिए, स्टूडेंट को हेल्प करने वाला होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट क्या कर सके, स्टूडेंट अपनी एसेंस खुद निर्माण कर सके। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म बताती है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक टीचर का होना चाहिए, वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, हैविंग ए क्रिटिकल एटीट्यूड, उनका एक क्रिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए, हैविंग ए क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, उनका क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होना चाहिए, एंड हैविंग ए एम्पैथेटिक अवेयरनेस, एम्पैथी भी उनके पास होना चाहिए। ये 5 क्वालिटी होना चाहिए, ऐसे कहते हैं आइडियलिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है, ऐसे कहते हैं। ओके, ये ज़्यादातर फोकस करेंगे इंडिविजुअल रिलेशनशिप। टीचर को क्या करना है, टीचर को एवरी बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, इंडिविजुअली उनको रिलेशनशिप डेवलप करके उनको बेटर क्रिएट करना। फिर स्टूडेंट के बारे में क्या कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये कहते हैं फुल फ्रीडम टू चाइल्ड, चिल्ड्रेन को फुल फ्रीडम देना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहती है चाइल्ड कैन ग्रो टू नो और अंडरस्टैंड हिज ओन नीड्स, खुद का नीड्स क्या है, खुद का एसेंस क्या है, खुद की आवश्यकता क्या है, ये चाइल्ड खुद जाने। अगर इनको बेटर एजुकेशन मिलेगा, बेटर टीचर्स मिलेंगे, तो वो खुद का नीड्स क्या है वो जान पाएगा। ओके, तो खुद का नीड्स जानने का कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, जब चाइल्ड ग्रो करेगा, जब चाइल्ड बेटर 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 और बेटर होता जाएगा, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता जाएगा। ओके, चाइल्ड थ्राइव्स better when relieved from intense competition, harsh discipline and fear of failure। इसीलिए चाइल्ड को क्या करना चाहिए, इंटेंस कंपटीशन में नहीं झोंक देना है, कोई हार्श डिसिप्लिन में नहीं झोंक देना है, फियर ऑफ फेलियर में नहीं झोंक देना है। ऐसे चाइल्ड को क्रिएट करना है, ऐसे स्टूडेंट बा ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करें जो कि इंटेंस कंपटीशन ना हो, हार्श डिसिप्लिन ना हो और फियर ऑफ फेलियर ना हो, तो ही बच्चे बेटर बन सकते हैं, लाइफ को बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, फिर डिसिप्लिन के बारे में एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या बताते हैं, वो बताते हैं फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को फुल फ्रीडम देना चाहिए। तो जितने भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट है ये सारे अगेंस्ट है इंसेंटिव के, रिवॉर्ड के या फिर पनिशमेंट के, कुछ भी आपको देना नहीं है। ये कहते हैं बच्चों को ट्रेन करनी चाहिए टू मेंटेन देयर सब्जेक्टिविटी, किसी भी हालत में सब्जेक्टिविटी मरना नहीं चाहिए, सब्जेक्टिविटी को और ज्यादा से ज्यादा हम फोस्टर कर सकते हैं। स्कूल के बारे में वो क्या कहते हैं, दे कैन नॉट परमिट एनी एजेंसी टू एजुकेट द चाइल्ड, कोई भी एजेंसी को ये चाइल्ड को एजुकेट करने को परमिशन नहीं
नहीं देना चाहिए, ऐसे मानना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ये पब्लिक स्कूल को क्या कहते हैं? पब्लिक स्कूल डेस्ट्रॉय इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये निश्चय का कहना है। ओके, निश्चय कहते हैं कि पब्लिक स्कूल क्या कर रहा है? इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट मानते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बेस्ड स्कूल होना चाहिए। कुछ एग्जिस्टेंशियलिस्ट ऐसे भी है जो कहते हैं मास टीचिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि मास टीचिंग क्या करेगा? सब्जेक्टिविटी को फोस्टर कर नहीं पाएगा, ये इंडिविजुअलिटी को हैम्पर करेगा। ओके, और लास्ट में हो गया फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग, टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, ऐसा मानना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी का दो फॉर्म्स है, जो कि थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म और दूसरा है एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म। थीस्टिक और एथिस्टिक के बीच क्या है सबसे बड़ा अंतर? एक भगवान को मानने वाला है जो कि थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म है, और दूसरा भगवान को रिजेक्ट करने वाला है, यानी कि एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या करेंगे? ये गॉड को मानेंगे, गॉड के एग्जिस्टेंस को मानेंगे, लेकिन ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड ही विड्रॉ हिमसेल्फ। गॉड ने तो ये दुनिया बनाई, लेकिन वो खुद को विड्रॉ कर लेता है। क्यों विड्रॉ कर लेता है? ताकि आपकी सब्जेक्टिविटी बनी रहे, ताकि आप बेटर चॉइसेस ले पाओ, ताकि आप जीवन का रियल मीनिंग को आप ढूंढ पाओ, आप अपनी फ्री विल के द्वारा एक बेटर जीवन का निर्माण कर पाओ। ये कहना है थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म, थीस्टिक का मतलब है जो गॉड को मानने वाला है, ये बिलीव इन गॉड है, बिलीव करते हैं गॉड में, लेकिन ये क्या करेंगे? एलिड होने की बात करेंगे, यानी कि गॉड को सरेंडर हो जाने की बात करेंगी। मैन इज एलिड फ्रॉम गॉड लाइक सेल्फ एंड प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ इज ट्राइंग टू क्लोज दैट गैप। ये बता रहे हैं कि जितना हम भगवान से दूर होते जाएंगे उतना प्रॉब्लम आता जाएगा, उतनी सफरिंग आता जाएगा, जितना गैप होता जाएगा उतना प्रॉब्लमेटिक लाइफ होता जाएगा। इसीलिए जितना हम गॉड के क्लोज होंगे, जितना हम एलिड होंगे, उतना हमारे प्रॉब्लम दूर होता जाएगा। ये मानना है थीस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ओके, फिर ये क्या कहेंगे? फ्रीडम इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जब तक आप अपने चॉइसेस के आधार पर बेटर कमिटमेंट नहीं करोगे, आप बेटर नहीं हो सकते, आप अपने प्रॉब्लम को दूर कर ही नहीं सकते। तो इसका प्रोपाउंडर कौन कौन है? इसके प्रोपाउंडर है कीगार्ड है, जास्पर है, मार्शल है, ये सारे हो गए इनके प्रोपाउंडर। और सोरेन कीगार्ड का एक बहुत ही फेमस बुक है फियर एंड ट्रेम्बलिंग, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, सेड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से जान लो। फ्रीडम एंड ट्रेम्बलिंग। द सिकनेस ऑन टू डेथ, ये भी सोरेन कीगार्ड का एक बहुत ही फेमस बुक है, द सिकनेस ऑन टू डेथ। ओके, कार्ल जस्पर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसॉफी नाम का एक बुक है, ये भी बहुत फेमस है। और वे टू विजडम, वे टू विजडम, ये भी बहुत ही फेमस बुक है। मार्शल का एक बुक है बीइंग एंड हैविंग, बीइंग एंड हैविंग, ये भी बहुत फेमस है। ओके, एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म में वो आएंगे जो गॉड को रिजेक्ट करेंगे, दे रिजेक्ट गॉड एग्जिस्टेंस, वो गॉड को मानने वाले नहीं है। तो गॉड नहीं है तो क्या होगा? गॉड नहीं है तो वो हमको पर्पस देने वाला था, वो हमको लाइफ का एसेंस बनाने वाला था, क्या करना है लाइफ में वो हमको इशारा देने वाला था, लेकिन अब वो तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैन मस्ट एक्सेप्ट इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद का जिम्मेदारी खुद लेने वाले हो, क्योंकि गॉड अब मर गया है, गॉड नहीं है। इसीलिए आप अपने भाग्य का निर्माता हो, क्योंकि गॉड होगा तो क्या कहेंगे? गॉड ने मेरा भाग्य ऐसा लिखा, वैसा लिखा, ऐसा लिखा। आप कमज़ोर हो, इसीलिए गॉड को आप क्या कर रहे हो? गॉड का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो। अभी गॉड मर गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बहाना अब नहीं चलेगा, आप खुद का भाग्य अभी खुद लिख सकते हो बाय योर हार्ड वर्क। ओके, ये कहना है निश्चय का। तो ये इसका प्रोपाउंडर कौन कौन है? सात्रे है, हाइडेगर है, निश्चय है। ओके, और इनका फेमस बुक जो है जीन पॉल सात्रे का बीइंग एंड नथिंगनेस, ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको अच्छे से याद करो, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। बीइंग एंड नथिंगनेस। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमैनिज्म, ये भी बुक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमैनिज्म, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा। हाइडेगर का एक बुक है बीइंग एंड टाइम,
जिसको हम कहते हैं मग्नम ओपम, और बीइंग एंड ट्रूथ भी एक बुक है। ओके, और फेडरिस नीत्शे का एसे होमो ये फेडरिस नीत्शे का लाइफ स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, एसे होमो। ओके, बियॉन्ड गुड एंड इविल, ये बुक्स तो सबको पढ़ना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ फेडरिस नीत्शे, बियॉन्ड गुड एंड इविल, भलाई से भी ऊपर और बुराई से भी ऊपर, भलाई बुराई दोनों से ऊपर कैसे हो सकते हैं। इस बुक्स में बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जरिए फेडरिस नीत्शे ने बहुत ही अच्छे से इलाबोरेट किया हुआ है, लेकिन ऐसे फिलॉसफी को भी क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे हैं। तो क्या है इसका क्रिटिसिज्म? ये हाई स्ट्रेस करता है किसके ऊपर? ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, और नेगलेक्ट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के। बिना साइंस और टेक्नोलॉजी से आज का ज़माना चलेगा ही नहीं। फेल टू डिस्कस द वैल्यू प्रॉपरली, वैल्यू क्या है उसको क्लियरली डिफाइन कर ही नहीं पाता है। ओके, ओवर इम्फासिस ऑन सब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्फासिस कर देता है, इसीलिए ये किसको नेगलेक्ट करता है? ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी को नेगलेक्ट करता है। ये ग्रुप आइडियोलॉजी को नेगलेक्ट करता है, ये कहता है कि ग्रुप में क्या होगा, सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाता है, इसीलिए ग्रुप को ये नेगलेक्ट करता है। लेकिन ग्रुप में ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। ग्रुप में अगर आप देखोगे, जैसे प्रैग्मेटिज्म में था, प्रैग्मेटिज्म में कभी आप ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हो, कभी आप ग्रुप के द्वारा प्रोजेक्ट काम करा रहे हो, तो ग्रुप के द्वारा कोऑपरेशन सीखेंगे, एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, सोशलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा फोस्टर होगा बच्चों के अंदर। फिर लास्ट क्रिटिसिज्म क्या है? ये इम्प्रैक्टिकल है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को ही ये रिजेक्ट करता है, साइंस को ये रिजेक्ट करता है। ओके, तो लास्ट पे हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दे लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आने वाले हैं, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स। ये देखो एसएसबी 2023 में ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये देखो 2023 का पीजीटी में भी आया था कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसके फाउंडर कौन है। ऐसे डायरेक्ट नाम भी पूछ देते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि कोई भी नाम वगैरह आए तो आप अच्छे से कह पाओ। ओके, तो एग्जिस्टेंशियल थिंकर कौन है? जीन पॉल सार्त्रे, ये है एग्जिस्टेंशियल थिंकर। हमने रूसो को भी पढ़ा है, ये है नेचुरलिस्ट, फ्रोबेल नेचुरलिस्ट, किलपैट्रिक है प्रैग्माटिस्ट। ओके, यहाँ पर जो फाउंडर है सोरेन कीगार्ड, हमने इनको भी पढ़ा है, ये एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट है। रूसो हो गई नेचुरलिस्ट, हिगेल हो गई आइडियलिस्ट, और कॉर्नर को हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के हिसाब से एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट के हिसाब से एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? ये भी एसएसबी पीजीटी 2023 में क्वेश्चन आया था। यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी के साथ यूनाइट हो जाना, ये आइडियलिज्म है। स्पिरिचुअल गुडनेस की बात आइडियलिज्म कहता है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात प्रैग्माटिज्म करता है। लेकिन ये जो है टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस विच कंडीशन लोनलीनेस एंड एग्जाइटी, यहाँ पर पेन एंड सफरिंग को ग्रेटेस्ट टीचर माना जाता है, यानी कि लोनलीनेस और एंग्जाइटी, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, ये कंडीशंस होते हैं इसके। तो ये हो गया ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक एसेंस है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जिस्टेंशियल टीचर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे? ये भी PYQ है। फ्रीडम के ऊपर फोकस करेंगे, राइट बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जहाँ पर गॉड मर चुका है, खुद को चॉइसेस लेना है और अपनी चॉइसेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। फिर सब्जेक्टिव फीलिंग्स के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन ये देखो कोऑपरेटिव लिविंग के ऊपर ये फोकस नहीं करता, क्योंकि कोऑपरेटिव जहाँ पर होगा, ग्रुप वर्क जहाँ पर होगा, वहाँ पर ये सब्जेक्टिविटी नहीं होगा, इसीलिए आई भी नहीं होगा। तो ये तीनों होगा, यानी कि ये होगा इसका राइट आंसर। ये 2021 का एसएसबी का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से कौन सा एम ऑफ एजुकेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। ह्यूमैनिटेरियन प्रोस्पेक्टिव में सेल्फ रियलाइजेशन को ही एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकस करता है। सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ होता तो ये आइडियलिज्म हो जाता, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा फोकस होता है आइडियलिज्म में। लेकिन वहाँ पर जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताता है, यानी कि इनर सेल्फ को ये बताता है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं खुद की एग्जिस्टेंस को जानने की ये कोशिश कर रहा है, यानी कि खुद की एग्जिस्टेंस या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल चॉइसेस,
इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन सेल्फ रिलेशंस है और ये ही इसका राइट आंसर है। ओके, तो एम ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, इसको अच्छे से देख के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफी हेल्ड द व्यू दैट मैन इन द वर्ल्ड इज फ्री, लोनली and anxious, being unsafe of their meaning and fearful of their annihilations। ये किसका कहना है? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना है। जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि एंग्जियस हो गया, अनसेफ हो गया, पेन हो गया, ऐसी वर्ड अगर आपको दिख जाए तो मान लेना कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म को ही इंडिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर दुखों की बात किया जाएगा, पेन की बात किया जाएगा, सफरिंग की बात किया जाएगा, इससे ऊपर उठने की बात किया जाएगा। ओके, फिर हो गया प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय। कहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होता? तो आइडियलिज्म में होता है, आइडियलिज्म में होता है, आइडियलिज्म में होता है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। एग्जिस्टेंशियलिज्म में नहीं होता, प्रेगमाटिज्म में भी नहीं होता, क्योंकि प्रेगमाटिज्म में हम डायनेमिक वैल्यू के ऊपर हम फोकस करते हैं, यानी कि चेंजेबल वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर भी सेम ही चेंजेबल वैल्यू के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बिलीव दैट सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ की नॉलेज, ये दो उत्तर होने की संभावना है, आइडियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये दोनों होने की संभावना है। लेकिन 2018 का जो एसएसबी है उसका जो आंसर की दिया गया है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया गया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ सेल्फ नॉलेज इज द की ऑफ ऑल नॉलेज, ये आइडियलिज्म से बिलोंग करता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की बात ज़्यादातर आइडियलिज्म में आता है। खुद को जान लेना, नो धाई सेल्फ अगर हो गया तो सब कुछ आप जान जाओगे, क्योंकि सेल्फ ही सेंटर सभी का है। तो ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को भी इंडिकेट करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी की बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है, तो इंडिविजुअलिटी भी ज़्यादातर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में देखते हैं। तो ये दोनों ही इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन आंसर की में एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया गया है। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन है, पेन एंड प्लेजर सबसे बड़ा टीचर है, ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, क्योंकि पेन से, सफरिंग से, सोरो से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ये कहना है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर। एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा? वैल्यू सेंट्रिक, ये तो आइडियलिज्म है, इंट्रिंसिक, ये तो नेचुरलिज्म है, क्योंकि इंस्टिंक्ट की बात करता है, पेरिनियलिज्म शाश्वत सत्य के बारे में आइडियलिज्म बात करता है, लेकिन एजुकेशन इज कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हमको एजुकेशन देना है, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं। ओके, द फिलोसॉफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी पीयूक्यू है, ये ज़्यादातर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा मायने में फोकस किया जाता है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो ये हो गया एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक कोर आइडियोलॉजी। तो यही था एग्जिस्टेंशियलिज्म का, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम फाइनल में रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो पाए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।